Hey guys, I am Shraddha Garg. I am second year MBBS student and welcome to my YouTube channel. Friends, मैंने 9th और 10th क्लास की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी उनके चैप्टर्स की, तो लेकिन मैंने किसी वजह से अभी तक उनको कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं उसको कंटिन्यू करूँगी ही करूँगी। और साथ ही हमने ये सोचा है कि अब MBBS कोर्स की जो रैपिड फास्ट रिवीजन होता है टॉपिक्स का, वो भी सीरीज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर वीडियो। मैंने आपसे वो कहा था कि अभी हम रैपिड रिवीजन करेंगे, तो आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 5 का फार्मेकोलॉजी का हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो हम उसका आज इंट्रोडक्शन और एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या होते हैं, तो जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हार्मोन जो होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक सेल के द्वारा निकाले जाते हैं और कहीं दूर जाके फंक्शन करते हैं, डिस्टेंट ऑर्गन पर फंक्शन करते हैं, टारगेट ऑर्गन पर फंक्शन करते हैं। तो इसकी दो स्पेसिफिसिटी हो गई हैं इस हिसाब से। क्या? एक तो ये स्पेसिफिक सेल के द्वारा निकलेगा और दूसरा टारगेट ऑर्गन पर वर्क करेगा। और इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुक में ऑटोकॉइड इसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं, जो कि किसी भी सेल से निकल जाते हैं, इसलिए इसका नॉन स्पेसिफिक सेल ओरिजिन हो जाता है और वहीं के वहीं फंक्शन करते हैं। तो ऑटोकॉइड इनके अपोजिट होते हैं। इसके बाद बुक में एक डायग्राम दिया है जो हार्मोन है उनके यूजेस के बेस पे, तो हम जल्दी से उस डायग्राम को बना लेते हैं। बॉडी फंक्शन एंड हार्मोन। जो फ्यूल है उसकी अवेलेबिलिटी को कौन मेंटेन करता है, आपको पता होगा। ग्लूकागॉन इसमें पार्टिसिपेट करता है, इंसुलिन करता है, और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट को कौन रेगुलेट करता है, तो मेटाबॉलिक रेट को T3 और T4 रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा सोमैटिक जो ग्रोथ है वो कौन करता है, ग्रोथ से आप जान रहे होंगे कि इसको करेगा ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा सर्कुलेटरी जो वॉल्यूम होता है उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो वो है हमारे ADH, वैसोप्रेसिन एंड एल्डोस्टेरॉन। इसके अलावा जो सेक्स एंड रिप्रोडक्शन के जो फंक्शन है उसको नॉर्मल करवाने की जो हेल्प करते हैं वो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जैसे टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है। इसके अलावा एडेप्टेशन टू स्ट्रेस में जो हार्मोन अपने रिलीज होते हैं वो होते हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। इसके अलावा जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं वो हैं पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन एंड विटामिन डी। तो ऐसे करके ये कुछ हार्मोन हैं, इनका हमने देख लिया है फंक्शन वाइज क्या क्या फंक्शन करते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो न्यूरोक्राइन सिस्टम के साथ हमारे बॉडी फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। अब अपनी बुक में एक और कॉन्सेप्ट दिया है कि इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है। तो साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक तो ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे काम कर सकते हैं, और दूसरा हो सकता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिसमें आ जाते हैं साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर।
साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ये तीनों जगह ये एक्ट कर सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पर जो एक्ट करते हैं वो प्रोटीन हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। बाकी जो सेल को क्रॉस कर लेते हैं वो होते हैं ज़्यादातर स्टीरॉयड हार्मोन, फैट वाले हार्मोन जो रहते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर हार्मोन है वो स्पेशली जो है T3 और T4 के केस में यूज़ किया जाता है टर्म, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं। अब आपको ये जल्दी से आइडिया दे देते हैं कि कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं। हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के ना 5 हार्मोन होते हैं। बेसिकली इसमें 2 टाइप की सेल होती हैं, एसिडोफिल सेल और बेसोफिल। तो एसिडोफिल और बेसोफिल हैं, इनमें सब डिवीजन हो जाते हैं। तो जो बेसोफिल हैं वो 3 टाइप की होती हैं और एसिडोफिल 2 टाइप की होती हैं। और जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनेडोट्रोपिन्स जिसमें FSH, LH आ जाता है, TSH आ जाता है, TH आता है। पिट्यूटरी में जो मेन हार्मोन होते हैं वो 2 होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, वेसोप्रेसिन। अब हम अपने मेन टॉपिक यानी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन पर आते हैं। अपने मेन टॉपिक पर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो इसमें ना मैंने आपको बताया कि इसका है ग्रोथ हार्मोन, और जो ग्रोथ हार्मोन है उसके जो रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस से जो सीक्रेट होते हैं वो 2 होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके अलावा TSH जिसके लिए निकलता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसके लिए जो निकलता है CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद आता है JN यानी कि गोनेडोट्रोपिन जिनमें LH और FSH आता है, जिसके लिए रिलीज होते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और सबसे लास्ट में आता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है। तो ये हैं जिनका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनके स्पेशल नाम दिए गए हैं। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को बोलते हैं डोपामीन। तो इनमें से हमें जो पढ़ना है बेसिकली हार्मोन वाले चैप्टर में ऐसा होता है कि यदि किसी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम उसी के हार्मोन दे देते हैं एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी। और हमें जो इसमें पढ़ने हैं जिनके अलग यूजेस हैं वो हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ACTH और डोपामीन वाला, और इसके अलावा JNRH। अब इसमें मैं एक बात बता दूं कि यदि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में के बीच में यदि कोई लीजन हो जाता है तो सारे हार्मोन जो हैं ज़्यादातर रिलीजिंग हार्मोन है तो सबका कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है सिवाय प्रोलैक्टिन के, जिसका कंसंट्रेशन बढ़ता ही है। और इसमें अगर आपके में क्वेश्चन आता है तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं। यदि जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये होता है कि कौन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन होंगे वो 2 होंगे, JH और प्रोलैक्टिन। इसके अलावा यदि आपका क्वेश्चन आता है कि ओनली इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन जिसके लिए सीक्रेट होता है तो वो आएगा प्रोलैक्टिन। अब मैंने आपको जो बताया कि अपन को ये 4 पढ़ने हैं, तो ये इन चारों में जो ACTH है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जो कि इन्फेंटाइल स्पाज्म में यूज होता है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पे बच गए ये 3।
और फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं हैं। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको सोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं। अगर हम प्लेस वाइज देखें तो ये सिर्फ हाइपोथैलेमस में ना निकलते हुए और भी जगह निकलता है। तो ये कहाँ का निकलता है? ये निकलता है हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में, सॉरी पेनक्रियाज में। इसके अलावा ये निकलता है जीआईटी में। और इसके अलावा हार्मोन का एक और स्पेशल काम है, उसकी बेसिस पे एक जगह और भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस में निकलता है तो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को कम करवाएगा। तो एक्रोमेगैली के केस में, जिसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है एडल्ट के केस में, तो हम इसको दे सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट, हम दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं इसको एक्रोमेगैली में। इसके अलावा पेनक्रियास से ये सीक्रेट होता है। तो क्या होता है कि जो अल्फा सेल होती हैं, वो ग्लूकेगॉन सीक्रेट करती हैं। बीटा सेल जो होती है इंसुलिन सीक्रेट करती हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एजी अल्फा सेल ग्लूकागॉन। तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करती हैं, जो कि दोनों ही रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में। और ये है सोमेटोस्टैटिन, ये डेल्टा सेल से निकलता है और ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है। तो अगर किसी को पेनक्रियास का कैंसर हो जाता है तो उस केस में यूज कर सकते हैं मैलिग्नेंसी ऑफ पेनक्रियास। और पेनक्रियास में भी एंडोक्राइन पेनक्रियास की अगर मैलिग्नेंसी होगी उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जीआईटी में भी निकलता है। तो ये क्या करता है, जो सेरोटोनिन है और वीआईपीज हैं, इनकी जो सीक्रेशन है उनको कम करवाता है। तो ये जब निकलते हैं तो ये क्या करते हैं कि प्रोपल्जन करवाते हैं, तो सीक्रेटिव डायरिया करवाते हैं। तो ये इनको रोकेगा, तो हम इसको सीक्रेटिव डायरिया में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो हार्मोन है ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, इसलिए हम इसको ईसोफेजियल वेराइसिस में दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो चारों जो इसके फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं सोमा से। वैसे मैं अभी प्रेप लैडर की वीडियोस देख रही हूँ तो उन्हीं के ये ट्रिक्स हैं। सोमा में SOMA, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन आता है वो है GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। असल में ये जो हार्मोन है ये दोनों काम करता है। इसका हम देने का जो मैनर है अलग, अगर वो अलग अलग कर देंगे तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। कैसे? ऐसे कि अगर हम इसको पल्सेटाइल मैनर में देंगे तो ये क्या करेगा, ये जो नॉर्मल बॉडी में ऐसे ही निकलता है तो ये GN को बढ़वाएगा। अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस मैनर में देंगे तो ये हमारे गोनेडोट्रोपिन्स को कम करेगा। अब जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं वो फर्दर जो होते हैं एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, और मेल्स में एंड्रोजन और फीमेल में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनको भी फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज करवाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो आप ये जान सकते हैं कि कितना बढ़िया है कि एक ही दवाई से दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन हम इसको कॉन्टिन्यूस जब देते हैं, तो जब हम पहली बार दे रहे होते हैं तो जो होता है कि ये इंक्रीज करवाता है सीक्रेशन को। तो ये करवा सकता है क्या? फ्लेयर ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, ये इसको वर्सन करा देता है। इसीलिए इसको एज अ कॉन्टिन्यूस मैनर में यूज नहीं कर सकते। तो इनकी जो डिजीजेज हैं जिसमें हम इनको दे सकते हैं, तो ये जो डिजीजेस हैं जैसे कि हाइपोगोनेडोट्रोपिक गोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म इसमें क्या होता है कि हार्मोन की कमी हो जाती है और फिर वो जो मतलब ऑर्गन है वो एट्रोफी में जाने लगता है। एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, इसमें भी हार्मोन की कमी के कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा डिलेड प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी के जो मेन जो है हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है, अगर ये कम हो जाते हैं तो प्यूबर्टी डिलेड हो जाती है। तो हम इसको दे देंगे और ये जल्दी आ जाएगी, मतलब सही टाइम पे आ जाएगी प्यूबर्टी। इसके अलावा अगर हम कॉन्टिन्यूस वे में दें तो जो हार्मोन इंड्यूस कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर जो होते हैं, तो हार्मोन ज़्यादा हो गए इस वजह से हो रहे हैं, तो हम ये कॉन्टिन्यूस मैनर में देंगे और वो कम हो जाएगा। तो
ये कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो कि डिलेड की अपोजिट है, तो आप समझ सकते हैं कि कम हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रोसिस, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये क्या होता है कि अगर हार्मोन ज़्यादा होने लगते हैं तो फाइब्रॉइड जैसे बनने लगते हैं और वो कॉम्प्लिकेट होने लगते हैं, तो इस वजह से हम उसको कम कर देंगे हार्मोन को, और ये पेन जो है फीमेल्स में वो कम कराएगा। अब हम ड्रग्स के नाम याद कर लेते हैं। ल्यूप्रोलाइड और बाकी सारे रेलिन में ख़त्म होते हैं। नाफारेलिन, गोसरेलिन, बुशुरेलिन और हिस्टारेलिन। तो ये जो सारे हैं, इनको हम आईवी रूट से देते हैं या इंजेक्टेबल रूट से देते हैं। इनको हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रोटीन है, तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, और जो इनका मैनर है, यदि हम वो दोनों चेंज करेंगे तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट करने लगेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब जो फ्लेयर अप रिएक्शन है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो अब रिसेंटली जो ड्रग्स यूज करते हैं वो ये हैं एंटागोनिस्ट। ये रेलिक्स में खत्म होते हैं। सेट्रोरेलिक्स, घनी रेलिक्स, अब्बा रेलिक्स एंड दीगा रेलिक्स। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सेट्रो, घनी, अम्बा, देगा। थोड़ा सा मिसमैच है, और ये भी इंजेक्टेबल हैं, इनको हम ओरली नहीं दे सकते, लेकिन हमने GnRH एंटागोनिस्ट का ओरल वाला भी निकाला है, वो है एलागोलिक्स। अब एक से समझ सकते हैं कि ये एंटागोनिस्ट है का, और इसके अलावा इसको हम दे सकते हैं, ई से आप समझ सकते हैं कि इसका नाम याद कर लेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का जो पेन होता है उसमें हम इसको दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा GnRH वाला हार्मोन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी हार्मोन पे, प्रोलैक्टिन पे। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं डोपामीन। तो यदि हम डोपामीन अगर एगोनिस्ट दे दें तो वो भी क्या करेंगे, प्रोलैक्टिन को कम करवाएंगे। और प्रोलैक्टिन को हमें कब करवाना है, हमें कम करवाना है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के केसेस में। तो हम उसके लिए जो यूज करते हैं वो है कैब्रोगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन। तो हम इनको कब दे सकते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया दे सकते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के केस में। और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में जो केसेस हैं जैसे गैलेक्टोरिया और इनफर्टिलिटी। आपको पता होगा कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बनने लगे तो क्या होता है, मिल्क की वैसे सिंथेसिस करवाता है मेनली ये, तो जो मिल्क की सिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से ये गैलेक्टोरिया हो जाएगा, और इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। जब तक फीमेल लैक्टेशन फेज में होती है तो इनफर्टिलिटी रहती है, तो अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इसको हम और कहाँ दे सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं पार्किंसोनिज्म में। और क्यों दे सकते हैं पार्किंसोनिज्म में, आपको पता होगा कि पार्किंसोनिज्म में मेनली क्या होता है, जो डोपामीन है उसका लेवल कम हो जाता है। ये बेसिकली D2 रिसेप्टर पर काम करता है, वर्क करता है। तो ये जो है पार्किंसोनिज्म में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन को भी कम करवाता है, तो हम इसको एक्रोमेगाली में दे सकते हैं। अब हम इसको सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन में दे सकते हैं। और ये हमें क्यों देना है, हमें इसलिए देना है कि यदि किसी फीमेल का जो बेबी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें लैक्टेशन तो होता ही रहेगा कुछ टाइम तक, तो उसको बंद करवाने के लिए हमें ये देना पड़ता है। इसके अलावा जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये वाला, इसका हमें एक और नया यूज़ पता चला है, इसको हम डायबिटीज़ मिलाइटस में भी दे सकते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 मिलाइटस में जो रेजिस्टेंस है वो उसको
ये रेजिस्टेंस को, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको कम करवाता है, तो हम इसको डायबिटीज मेलाइटस में दे सकते हैं। नहीं, ये तीनों हार्मोन कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले टॉपिक पर। पिट्यूटरी, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो बेसिकली क्या करता है, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इसलिए हम इसको लेबर और पोस्ट पार्टम हेमरेज में दे सकते हैं, ये उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसके अलावा मिल्क एजेक्शन में जब ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो जाता है तो हम उसमें भी इसको दे सकते हैं। अब जो वेसोप्रेसिन है ये मेनली दो रिसेप्टर पे काम करता है, V1 और V2 पर। तो जो V1 पे जब वो काम करता है तो ये मेनली किडनी के लेवल पे काम करता है, और V1 पे काम करता है तो ब्लड वेसल के लेवल पे काम करता है। और अगर वो ब्लड वेसल के लेवल पे काम करता है तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो हम इसको दे सकते हैं एगोनिस्ट को, इसके टेलीप्रेसिन के नाम से है, इसको हम दे सकते हैं ईसोफेजियल वेराइसिस में, ईसोफेजियल वेराइसिस में। और जो V2 रिसेप्टर है उसका जो नाम है वो है एगोनिस्ट का डेस्मोप्रेसिन। इसके अलावा ये एंडोथीलियल में विली बॉन्ड फैक्टर और फैक्टर 8 भी रिलीज करवाता है। तो अगर उनकी माइल्ड डिजीज है तो उसके केस में हम दे सकते हैं। और हम इसको कब देंगे, जब हमारा जो ADH है वो कम सीक्रेट होगा। तो दो कंडीशन होती हैं ADH इनसफिशिएंसी की, यानी डायबिटीज इंसिपिडस की होती है। एक तो न्यूरोजेनिक होती है और एक नेफ्रोजेनिक होती है। न्यूरोजेनिक में क्या होता है कि ADH की कमी हो जाती है, तब हम इसको देंगे। डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें हम डेस्मोप्रेसिन को यूज करते हैं। और वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट जो हैं उनको वेप्टान्स बोलते हैं। इसमें बेसिकली दो हैं, कॉनी और टोल, कॉनी और टोल वेप्टान। इसको हम देते हैं CHF में, क्योंकि ये क्या कर रहा था, बेसिकली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स करवाएगा। तो हम इसको CHF यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं। इसके अलावा यदि ये बहुत ज़्यादा निकलने लगे, ADH सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगे, तो क्या कर रहा है, वाटर का रिटेंशन, तो ये वाटर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा करवाता है। तो उस केस में हम इसको दे सकते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट इसको नहीं देते, हम उसमें एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में देते हैं। तो वो पैटर्न ये होता है कि पहले तो हम फ्लूइड के जो ऊपर है हम निगरानी रखते हैं, यानी कि फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कराते हैं कि मतलब ज़्यादा फ्लूइड नहीं जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, तब उससे भी नहीं अगर बात बनती तो हम देते हैं 3% NaCl सॉल्यूशन। उससे भी अगर नहीं होता तब हम इसको देते हैं, और अगर इनसे भी नहीं हुआ तो हम देंगे डेमोसाइक्लिन। चॉइस है वो कुछ इस प्रकार है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, SIADH सीक्रेशन। तो इसमें जो हमारा मैनेजमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, देन 3% NaCl, देन ये वेप्टान्स जिसमें कोनी वेप्टान मेनली यूज किया जाता है, और इसके बाद डेमक्लोसाइक्लिन। तो इसी के साथ ये आपका हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। Thanks for watching till the end. If you like the video, then make sure you press the like button and subscribe to my channel. Till then, bye bye.